एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के थर्ड और लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्ट्स और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा कि सिग्नल्स में रेड इंडिकेटर होता है, ग्रीन इंडिकेटर होता है, ठीक है। तो जब आप एक ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हो और वहां पर एक रेड लाइट जलने लगती है तो वो आपको ये इंडिकेट करता है कि आपको रुक जाना है। उसी तरीके से जब आप एक सिग्नल पे रुकते हो, ठीक है, आप सिग्नल पे जा रहे हो, वहां पे ग्रीन लाइट दिखाई दे रही है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे इंडिकेशन है कि आप मूव कर सकते हो। तो इंडिकेटर्स होते क्या है? इंडिकेटर्स बेसिकली आपको चीजें इंडिकेट करते हैं, चीजें आपको बताते हैं कि वो चीज क्या है, ठीक है। सिग्नल है जैसे, तो वहां पे एक सिग्नल का इंडिकेशन था, लेकिन हम अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो एसिड और बेसिस में हमें ये समझना है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें ये बता दें कि हमारे पास जो सैंपल सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, ऐसे सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो एन एसिड बेस इंडिकेटर इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट assumes different color in acidic, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है, अलग अलग अजम्पशंस या फिर अलग अलग कलर जो है वो हमें शो करेगा या अलग अलग स्मेल हमें शो करेगा। इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। अब कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं। लिटमस होता है, लिटमस भी दो तरीके का होता है, लिटमस पेपर हो सकता है और लिटमस सॉल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज है, फिनोप्थलीन है, और कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं, बट अभी हमें सिर्फ तीन ही इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि लिटमस क्या होता है। अब अगर हम देखें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लिटमस जो है वो पर्पल कलर का एक तरीके का डाई होता है। उससे दो तरीके के लिटमस बनाए जाते हैं, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस, ठीक। अब ये जो लिटमस है ये मार्केट में आपको पेपर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है और सोल्यूशन फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। आप दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं ये पता करने के लिए कि आपके पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। एक एक करके समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ब्लू लिटमस सोल्यूशन है और उसको आपने एसिड के साथ टेस्ट किया है, तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन एसिड के साथ अपना कलर चेंज कर लेगा और वो क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको बेसिक सोल्यूशन या न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ यूज किया है तो वो कोई भी चेंज शो नहीं करेगा, ठीक। सेकंड, अगर हम देखें तो हमारे पास अगर रेड लिटमस सोल्यूशन है तो रेड लिटमस सोल्यूशन बेस के साथ ब्लू हो जाएगा, ठीक है। रेड जो है वो बेस के साथ क्या होगा? ब्लू हो जाएगा। वहीं अगर आपके पास एसिड या न्यूट्रल सोल्यूशन है तो इसमें कोई भी चेंज शो नहीं होगा। इस चीज के बारे में हमने एसिड और बेसिस में भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप एसिडिक सोल्यूशन के साथ यूज करेंगे तो वो रेड कलर शो करने लगेगा। मिथाइल ऑरेंज को अगर आप बेसिक सोल्यूशन के साथ यूज करेंगे तो वो येलो कलर शो करेगा और मिथाइल ऑरेंज को अगर आप न्यूट्रल सोल्यूशन के साथ शो करेंगे तो वो ऑरेंज शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक जैसे मिथाइल ऑरेंज का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि सब्सटेंस जो है वो एसिड है कि बेस है कि न्यूट्रल है। अब जैसे यहाँ पे मैंने रेड लिखा है, ठीक है, तो कई बार एक्चुअली जो कलर आता है ना वो मरून टाइप का आता है, ठीक है, मरून रेड आता है। कभी कभी अगर डिपेंडिंग अपॉन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है तो हल्का पिंकिश कलर भी दे जाता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है कलर में। अलग अलग बुक्स में अलग अलग जगहों पे अलग अलग थोड़ा बहुत वेरिएशन दिया रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन फिनोप्थलीन देखें तो फिनोप्थलीन जो है वो कलरलेस शो करता है एसिड के साथ, ठीक। अगर आप फिनोप्थलीन का यूज करोगे बेस में तो वो रेड शो करता है, कभी कभी इसको पिंक भी बोलते हैं हम, पिंक भी शो करता है यहाँ पे वो, ठीक है। एक्चुअली जो कलर ऑब्जर्व होता है वो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से लिखता है, ठीक है। और न्यूट्रल सोल्यूशन में भी ये कलर यूज होता है, कलरलेस होता है। अब मुझे अगर तीनों में से यूज करना होगा तो मैं मिथाइल ऑरेंज यूज करूंगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज से पता चल जा रहा है कि एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स बेसिकली दोस्तों ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का जो इंडिकेटर होता है उसे हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब ऑल्फैक्टरी वर्ड जहां पे भी आता है ना, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू स्मेल। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो अपनी स्मेल चेंज कर लेते हैं जब उनको हम एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल मीडियम में लेते हैं, इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंसेस विच बाय चेंजिंग देयर स्मेल, ठीक है, क्या चेंज कर रहे हैं?
स्मेल, और उसके थ्रू ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो सॉल्यूशन सब्सटेंस है वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। इस तरीके के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कि इसका सबसे पहला एग्जांपल है ऑनियन जूस, दूसरा एग्जांपल है वेनिला एसेंस और तीसरा एग्जांपल है क्लोव ऑयल, ठीक है, मतलब लौंग का तेल, ठीक है। और भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए आप ये 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अब हमें समझना है कि ये पीएच स्केल क्या होता है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, जब आप पीएच लिखते हैं तो आपको पी छोटा लिखना है और एच बड़ा लिखना है। पीएच होता क्या है? पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को बताता है, ठीक है। इसका एक्चुअली अगर अपन फॉर्मूला देखें तो पीएच होता क्या है? पीएच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन होता है। अब बहुत सारे लोगों के स्कूल में ये पढ़ाया गया होगा, बट एक्चुअली एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला नहीं दिया है, ठीक है, 11th-12th का फॉर्मूला है। तो अगर अपन देखें तो पीएच का एक स्केल होता है जो कि 1 से लेकर के 14 तक रेंज करता है, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक नहीं, 0 से लेकर के 14 तक रेंज करता है। और इस स्केल के थ्रू हमें ये पता चलता है कि सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक और कितना ज्यादा बेसिक है। अब अगर अपन इस स्केल को ध्यान से देखें तो ये जो स्केल है वो H प्लस आयन मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब हाइड्रोजन आयन एसिड में ज्यादा होता है कि बेस में? तो भाई हाइड्रोजन होता है एसिड में और हाइड्रोक्साइड होता है बेस में, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर क्या है कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, H प्लस आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, पीएच जो है वो उतना कम होगा, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो पीएच अगर 0 के आसपास जा रहा है, ठीक है, यहां पे जा रहा है, तो आप बोलोगे कि ये हाईली एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। और अगर 14 के पास जा रहा है तो वो हाईली बेसिक हो जाएगा। और इसके मिडवे अगर अपन 7 के आसपास आ जाएं तो यहां पर जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए मेरे पास एक सब्सटेंस है जिसका पीएच 2 है और एक सब्सटेंस है जिसका पीएच 5 है, तो दोनों ही एसिडिक हैं, लेकिन जिसका पीएच 2 है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू द सब्सटेंस जिसका पीएच 5 है, ठीक। अगर मैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात करूं तो देखो यहां पर हाइड्रोजन आयन बहुत ज्यादा है, ठीक है। यहां पर जो H प्लस आयन है ये बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इस साइड देखूंगा तो यहां पर OH माइनस आयन बहुत ज्यादा है। कौन सा आयन ज्यादा है? OH माइनस, ठीक। एसिड में भी H प्लस होता है, एसिड में OH भी होता है, बेस में H प्लस भी होता है, बेस में OH भी होता है। कहां से आता है दोनों? जब अपन उसको पानी में घोलते हैं तो पानी भी तो स्प्लिट हो जाता है ना H और OH में, तो उसके सॉल्यूशन में होता दोनों है, बट एसिड में H प्लस ज्यादा होता है, OH कम होता है, बेस में OH ज्यादा होता है, H प्लस कम होता है, ठीक। तो अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन इस तरफ बढ़ते जाएगी तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वो बेस हो जाएगा। और बीच में जो है 7 पे, वहां पर H प्लस की कंसंट्रेशन और OH माइनस की कंसंट्रेशन एक बराबर होती है, ठीक है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया है, और उस यूनिवर्सल इंडिकेटर का नाम क्या है? पीएच पेपर, ठीक है। दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर में होता क्या है? हमें एक सब्सटेंस लेना है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास NaOH का सोल्यूशन है। अब मैं क्या करूंगा, उस NaOH के सोल्यूशन को मैं एक यूनिवर्सल पेपर की यूनिवर्सल पीएच पेपर की स्ट्रिप लूंगा और उस स्ट्रिप के ऊपर 1 या 2 ड्रॉप उसके डालूंगा, ठीक। जैसे ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, मैं उस स्ट्रिप के कलर को इस स्ट्रिप से मैच करूंगा, एंड डिपेंडिंग अपॉन उसका कलर किसके साथ मैच हो रहा है, मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका पीएच जो है वो कितना था, ठीक। तो काफी इजीली सारा पीएच पता चल जाता है अपने को इस यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक है, जिसको हम पीएच पेपर भी बोलते हैं, ठीक। अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखें गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो है वो 1 होता है, ठीक है। एग्जैक्टली अगर देखोगे तो 1.2 के आसपास होता है, लगभग 1 का पीएच है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है गैस्ट्रिक जूस, जो कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट है लेमन जूस। लेमन जूस का पीएच लगभग 2.5 होता है। उसके बाद विनेगर देखेंगे तो उसका पीएच लगभग 3 होता है, और वाइन का पीएच लगभग 3.5 होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ ऐसे सब्सटेंसेस देखे जो काफी ज्यादा एसिडिक हैं। अब अगर अपन टोमेटो जूस देखेंगे तो ये भी एसिडिक है, इसका पीएच 4.1 है। एसिड रेन का पीएच 5.4 है। यूरिन का पीएच 6 है, मतलब यहाँ पे यूरिन जो है वो भी हल्का सा एसिडिक नेचर की है, ठीक है। नेक्स्ट मिल्क को देखेंगे तो वो 6.5 का पीएच है।
अब अगर अपन थोड़ा और आगे बढ़े तो जो प्योर वाटर होता है ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, दिस इज न्यूट्रल और इसका पीएच कितना होता है 7। अगर अपन ब्लड देखेंगे तो वो हल्का सा बेसिक साइड में है 7.4, बट कहीं ना कहीं वो भी न्यूट्रल ही है। एंड रादर अगर अपन लाइम वाटर देखें, ठीक है, अच्छा लाइम और लेमन वाटर में क्या अंतर है, लेमन जूस जो है ये नींबू का रस है, ठीक है, और लाइम वाटर जो है ये चूने का पानी है, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको नींबू वाला पानी लाइम मत समझ लेना, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका पीएच कितना है, इसका पीएच 11 है, मतलब ये बेसिक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके हम अलग अलग चीजों का पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि पीएच का रोल क्या है डे टू डे लाइफ में। अब अगर अपन डे टू डे लाइफ में पीएच का रोल देखेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है, ठीक है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे मिलता है, तो पेट के अंदर जो है वो 3 सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जिसमें से एक सब्सटेंस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है, ये हमको फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प कराता है। बेसिकली ये फूड में से एक तो बैक्टीरियाज को किल कर देता है, और सेकेंडली ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि जो दूसरे एंजाइम्स हैं वो उसके ऊपर प्रॉपर्ली एक्ट कर सकें। अब कभी कभी क्या होता है कि जब एक्सेस ऑफ एसिड आ जाता है स्टमक में तो इसके कारण इनडाइजेशन होने लगती है, ठीक है, और साथ में पेट में जलन भी होने लगती है। इसके कारण क्या होता है कि हमें जो जलन होती है या जो एसिडिटी का पेन होता है, इसका क्योर क्या है, तो आप एंटासिड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। डाइजीन आती है, डाइजीन की गोली भी आती है, सिरप भी आती है, इस टाइप के सब्सटेंसेस को अपन एंटासिड बोलते हैं। बेसिकली एंटासिड होता क्या है, एंटासिड एक तरीके का बेसिक सब्सटेंस होता है, और ये बेसिक सब्सटेंस करता क्या है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करता है। अपन ने पढ़ा था कि एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना लेता है, तो बिल्कुल यही सेम चीज क्या करता है यहाँ पे ये एंटासिड करता है। अब एंटासिड के अगर एग्जांपल देखने हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, जिसको अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम भी बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। दोस्तों ये बेकिंग सोडा जो है ना, ये लगभग सबके घर पे प्रेजेंट होता है, तो इन केस अगर कभी आप इस तरीके के सिचुएशन में फंस जाएं और आपके पास उसकी दवाई ना हो तो यू कैन कंज्यूम बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि पीएच का रोजाना की जिंदगी में क्या यूज है। अब समझते हैं कि हमारे दांत कैसे सड़ते हैं, उसमें एसिड्स का क्या रोल होता है और किस तरीके से हम उसे बचा सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एसिड्स कॉजेस टूथ डीके। अब एसिड्स टूथ डीके कैसे कराते हैं, तो हमारे मुंह में बैक्टीरियाज होते हैं। ये बैक्टीरियाज आते कहां से हैं, तो जब हमारे मुंह में हम कुछ मीठा खाते हैं, ठीक है, तो जो शुगर का ब्रेकडाउन होता है, शुगर के ब्रेकडाउन होने के कारण एसिड्स बन जाते हैं। किस तरीके के एसिड्स बनते हैं, तो लैक्टिक एसिड जैसे एसिड्स बन जाते हैं, और कई बार उसके बाद हम माउथ को प्रॉपर्ली वॉश नहीं करते हैं, या फिर सुबह तक जब फूड डीके होते जाता है मुंह में तो उसके कारण भी मुंह के अंदर काफी सारे एसिड्स बन जाते हैं। इस एसिड के कारण क्या होता है, दांत सड़ना शुरू हो जाता है। दांत सड़ना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि मुंह के अंदर का जो पीएच है वो 5.5 से नीचे गिर जाता है, ठीक है। जब तक 5.5 से ऊपर है पीएच तब तक दिक्कत नहीं है, बट जब 5.5 से नीचे गिरने लगता है पीएच तो वहां पर टूथ डीके शुरू हो जाता है। अब इसमें हम करने क्या वाले हैं, ब्रश करेंगे, टूथपेस्ट का यूज करेंगे। अब जैसे ही हम टूथपेस्ट का यूज करेंगे, टूथपेस्ट जो होते हैं दोस्तों वो स्लाइटली बेसिक होते हैं। अब क्योंकि टूथपेस्ट स्लाइटली बेसिक होते हैं तो उससे होगा क्या कि जो मुंह के अंदर एसिड बन रहा था, लैक्टिक एसिड या फिर जो भी अदर एसिड्स बन रहे थे, वो टूथपेस्ट के साथ रिएक्ट करेंगे और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, जिसके रिजल्ट में सॉल्ट प्रोड्यूस होगा और वाटर प्रोड्यूस होगा, और जो मुंह का पीएच है वो वापस से 5.5 के ऊपर चले जाएगा। तो इस तरीके से हम टूथ को डीके से बचा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं या कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, ये भी एसिड रिलीज करते हैं। आप समझते हैं कि सबसे पहला एग्जांपल जो है वो है हनी बी का। हनी बी के आगे आप देखे होंगे इस तरीके का एक मुंह होता है जिसको उसकी स्टिंग बोलते हैं। तो जो हनी बी होता है ये क्या करता है, एसिड इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करता कैसे है, तो अपने स्टिंग्स की मदद से ये एसिड इंजेक्ट कर देता है बॉडी पे। जैसे ही ये एसिड इंजेक्ट करता है, इसके कारण होता क्या है, इसके कारण बहुत पेन और इरिटेशन होती है, ठीक है। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत इरिटेशन होता है। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो आप माइल्ड बेस जैसे कि बेकिंग सोडा इजीली अवेलेबल है घर पे, ठीक है, उसको वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। होगा क्या कि जब उसने स्टिंग मारी, ठीक है, डंक मारा, तो इसके कारण वहां पर उसने एसिड रिलीज कर दिया हनी बी ने।
ठीक है, अब आप जैसे ही उस पे बेस अप्लाई करोगे, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और आपको आराम मिल जाएगा। उसी तरीके से इस तरीके का आपने देखा होगा, इस तरीके की कई सारी पत्तियां देखी होंगी आपने, इसको बोलते हैं नाटल लीव्स। ये जो होती हैं इनके पास स्टिंगी हेयर्स होते हैं, ठीक है, ये जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना, ठीक है, ये गड़ जाते हैं और ये जैसे ही गड़ जाते हैं ये कांटे, होता क्या है कि जब हम इनको टच करते हैं तो ये फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। इन पत्तों को जब आप टच करोगे ना तो खुजली होने लगती है, क्योंकि फॉर्मिक एसिड जो है वो इंजेक्ट हो जाता है। इसके कारण होता क्या है कि एक बर्निंग सेंसेशन, एक पेन, एक जलन सी होने लगती है, खुजली सी होने लगती है। वापस से इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, बेकिंग सोडा अप्लाई कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा रिलीफ फील होगा। नेक्स्ट समझते हैं पीएच ऑफ सॉइल की बात में। अब सॉइल जो होता है वो कैसा होता है, तो सॉइल जो होता है दोस्तों वो जनरली एसिडिक होता है, ठीक है। सॉइल होता कैसा है, जनरली एसिडिक होता है। अगर अपन सॉइल के पीएच की बात करें तो वो नॉर्मल से अगर बहुत कम चले जाए, मतलब अगर हमारा सॉइल जो है, मान लीजिए उस पर एसिड रेन गिर गया और सॉइल जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा एसिडिक हो गया, उसका पीएच उससे भी कम हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि हमें वापस से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम उसके पीएच को बढ़ा सकें। तो हम उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, हम क्विक लाइम यूज कर सकते हैं, स्लेट लाइम यूज कर सकते हैं, या फिर चॉक यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज कर सकते हैं हम क्विक लाइम यूज कर सकते हैं, स्लेट लाइम यूज कर सकते हैं, या फिर चॉक यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे बेस हैं और जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और पीएच वापस से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो किसान होता है वो यूजुअली उन लोग अपना सॉइल को चेक करा लेते हैं ताकि वो सही तरीके से फर्टिलाइजर्स का यूज कर सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो सॉल्ट्स क्या होता है, जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है हमेशा बनता क्या है, सॉल्ट और वाटर। अब जिसने भी अभी पहले दो पार्ट्स नहीं पढ़े हैं एसिड और बेस वाला, मैंने ऊपर लिंक अटैच कर दिया है, आप जा करके उन दोनों में से आपको जो भी पढ़ना हो एसिड या बेस, उस वीडियो को पहले आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर कैसे बनाता है। वापस आते हैं वीडियो की तरफ। अगर अपन एसिड देखें, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, ठीक है। अब अपन इसको रिएक्ट कराया बेस के साथ। जब हम इसको बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे, मान लीजिए मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराया, तो इसका H इसके OH के साथ मिलेगा और बना लेगा क्या, H2O वाटर। और ये जो Na है, ठीक है, Na पॉजिटिव 1 होता है, क्लोरीन नेगेटिव 1 होता है, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, NaCl नाम का सॉल्ट बनेगा, तो वो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। अब यहां जो मैंने सब्सटेंस लिया वहां पर मैंने ऐसा एसिड लिया था जिसमें एक ही हाइड्रोजन था। कभी कभी क्या होता है कि पार्शियल रिप्लेसमेंट भी होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। तो एक ऐसा एग्जांपल लेकर के बताता हूं जिसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होता हूं। मान लीजिए आपने H2SO4 का रिएक्शन कराया NaOH के साथ, ठीक है। अब यहां पर अपन दो केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट केस में मैं क्या कराने वाला हूं, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कराऊंगा। तो जब दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कराऊंगा तो ये किसमें किसमें टूटेगा, H प्लस में, SO4 2 माइनस में, और ये किसमें किसमें टूटेगा, Na पॉजिटिव और OH माइनस में, ठीक। H और OH आपस में मिलके क्या बना लेंगे, वाटर, और सोडियम और सल्फेट मिलके क्या बना लेंगे, सोडियम सल्फेट। लेकिन जो इसका दूसरा केस है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो H2SO4 था वो अब की बार जो दो पार्ट्स में टूटा वो है H प्लस और बाइसल्फेट, जिसको हाइड्रोजन सल्फेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब ये H और OH मिलेगा तो क्या बनेगा, वाटर, और जब Na इसके साथ मिलेगा तो बनेगा NaHSO4, जिसको सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर सोडियम बाइसल्फेट भी बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाता है और कभी कभी क्या होता है कि हाइड्रोजन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर अपन पीएच ऑफ सॉल्ट की बात करें, ठीक है, तो पीएच जो है वो देखो जनरली क्या होगा कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl ले लिया और स्ट्रॉन्ग बेस में आपने NaOH ले लिया, इस केस में क्या होगा कि जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट आएगा, उसका पीएच लगभग 7 आएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बनेगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट बताओ कि अगर इन दोनों का रिएक्शन करेंगे तो कौन सा सॉल्ट बनेगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने एसिड तो NaCl ले लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, या H2SO4 भी ले सकते हो, और बेस में मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, ठीक है। अब क्योंकि बेस वीक है तो जो सॉल्ट बनेगा ना वो थोड़ा सा एसिडिक सॉल्ट बनेगा और उसका पीएच 7 से कम आएगा। इसी की जगह
अगर मान लीजिए मैंने क्या किया कि बेस स्ट्रॉन्ग ले लिया, मतलब मान लो मैंने NaOH ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, लेकिन अब की बार मैंने एसिड वीक ले लिया, ठीक है, H2CO3 ले लिया, वीक एसिड हो गया, तो अब की बार जो सॉल्ट बनेगा वो हल्का सा बेसिक नेचर का आएगा और उसका पीएच जो है वो 7 से ऊपर आएगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एसिड स्ट्रॉन्ग था कि बेस स्ट्रॉन्ग था, सॉल्ट का पीएच वेराई हो सकता है। अब हम कुछ कॉमनली यूज्ड कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला कॉमनली यूज्ड कंपाउंड जो है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम क्लोराइड जो है उसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। अब कॉमन सॉल्ट जो है वो दो फॉर्म में मिल सकता है। एक मिल सकता है हमें सी वाटर से, ठीक है, इस तरीके का व्हाइट पाउडर्ड फॉर्म में दिखता है, और एक मिल सकता है रॉक सॉल्ट के फॉर्म में, ठीक है। दोनों ही मिल सकता है। रॉक सॉल्ट हल्का सा ब्राउन होता है क्योंकि उसके अंदर इंप्यूरिटीज होती हैं। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने ड्रॉबैक्स हैं, ठीक है। अगर अपन इसका फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। बनेगा कैसे? Na +1 क्लोरीन -1 क्रिस क्रॉस कर लो, बन जाएगा NaCl। सोर्स क्या क्या हो गया? सी वाटर हो गया और रॉक सॉल्ट हो गया। अगर अपन इसके यूज की बात करें तो सबसे पहला इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। सेकंड, एक काफी एसेंशियल कंपोनेंट है, ठीक है। ये इंग्रेडिएंट ऑफ फूड है, लगभग हर खाने में हम नमक डाल के खाते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, इन सभी की मैन्युफैक्चरिंग में NaCl का यूज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हम कॉमन सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो नेक्स्ट जो सॉल्ट हमें पढ़ना है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH +1 -1 क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या बन जाएगा? NaOH, ठीक है। तो अगर अपन फॉर्मूला देखेंगे तो क्या हो जाएगा? NaOH, और एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl जो होता है ना, ठीक है, इसे हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब समझने वाले ये हैं कि ये NaOH बन कैसे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl ले लेंगे, इसे हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये NaCl, इसको पानी में मिला दिया, ये पूरा सॉल्यूशन क्या हो गया? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। और ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है, इससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो तीन चीजें बनेंगी। एक बनेगा NaOH जो कि हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बनेगी क्लोरीन गैस, और एक बनेगी हाइड्रोजन गैस। अब क्योंकि इस प्रोसेस में क्लोरीन बन रहा है, ठीक है, तो वहां से एक वर्ड ले लिया CHLORINE, क्लोरीन का क्लोर उठा लिया, ठीक है। और वो बेसेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली बोलते हैं। ये एक बेस है जो कि पानी में घुल जाएगा, इसलिए एल्कली। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या रख दिया? क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब समझते हैं कि ये क्लोर एल्कली प्रोसेस वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आपकी NCERT बुक का है। इसमें क्या किया है देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक साइड से ब्राइन सॉल्यूशन को एंटर कराया है। व्हाट इज ब्राइन सॉल्यूशन? ठीक है, अगर अपन देखें तो NaCl का जो एक्वस सॉल्यूशन है, पानी में घुला हुआ सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, ठीक। अब ब्राइन सॉल्यूशन यहां से एंटर किया, यहां पर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। एक ये इलेक्ट्रोड है, एक ये दूसरी वाली इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को बैटरी से जोड़ दिया। जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है उसको एनोड बोलते हैं, और जिसको नेगेटिव से जोड़ा है उसको कैथोड बोलते हैं, ठीक। अब होगा क्या, ऑपोजिट जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव वाले टर्मिनल के पास जितने इसके नेगेटिव आयंस हैं वो इधर भाग, पॉजिटिव आयंस जो है वो इधर भाग जाएंगे, और नेगेटिव आयंस जो है वो एनोड के पास आ जाएंगे, ठीक। अब समझते हैं इसके अंदर आयन क्या क्या है। तो NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। NaCl टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? एक बनेगा Na पॉजिटिव, एक बनेगा Cl नेगेटिव। और जब पानी टूटेगा तो क्या क्या बनेगा? H प्लस और OH माइनस। तो कुल मिला के हमारे पास आयंस कितने हैं? 4 आयंस, Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। इसमें से जो पॉजिटिव वाले हैं H प्लस और Na प्लस, ये दोनों किस तरफ जाएंगे? ये जाएंगे कैथोड की तरफ जो कि नेगेटिव है। और जो दूसरा वाला है Cl माइनस और OH माइनस, ठीक, ये जाएंगे किसकी तरफ? एनोड की तरफ जो पॉजिटिव वाला है। यहां तक समझ में आया? बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो चीजों को इधर उधर पास होने देती है। अब इलेक्ट्रोड से जब लगातार करंट पास होते रहता है ना, तो ये जो कैथोड है, ठीक है, जो कैथोड है जो नेगेटिव वाला था, उसके पास ये H गया था, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव दूसरे H पॉजिटिव के साथ मिल करके और हाइड्रोजन गैस बना लेता है, जो कि यहां से लिबरेट हो जाता है। वैसे ही क्लोरीन के जो आयंस हैं वो आपस में मिलकर के Cl2 बना लेते हैं, जो कि यहां से लिबरेट हो जाता है। अब बचा क्या क्या इसमें? H प्लस का जुगाड़ हो गया, Cl माइनस का जुगाड़ हो गया, बचा Na पॉजिटिव और OH माइनस, जो कि
अभी भी सॉल्यूशन फॉर्म में यहां से बाहर आ जाते हैं। तो अब जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसमें NaOH बच गया। ठीक, अब ये जो Cl माइनस निकला है इसको हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज कर सकते हैं, स्विमिंग पूल्स में यूज कर सकते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोजन निकला इसको अपन फर्टिलाइजर्स में, फ्यूल्स में यूज कर सकते हैं। और यहां से जो NaOH निकला, ठीक है, उसको अपन डीग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में यूज कर सकते हैं, सोप में यूज कर सकते हैं और डिटर्जेंट में यूज कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था इसको हम बोलते हैं क्लोरएल्कली प्रोसेस। अब समझते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूज क्या होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहला यूज है कि इसको हम सोप और डिटर्जेंट जैसे सब्सटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं। और इसका जो दूसरा यूज है वो मान लीजिए हाथ में या कोई मैकेनिकल पार्ट है जिसके ऊपर ग्रीस लगी हुई है और हमें ग्रीस को हटाना है, तो डी ग्रीसिंग के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसके मेन यूज हैं। जो हमारा थर्ड कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। अब सबसे पहले समझते हैं ब्लीचिंग होती क्या है। किसी भी चीज के कलर को उड़ा देना, इसको हम बोलते हैं ब्लीच करना। यहां पर देखो, ठीक है, ये दांत येलो दांत थे, ठीक, और ये येलो दांत को यहां पर व्हाइट दांत में चेंज कर दिए। तो क्या किए, येलोइशनेस को उड़ा दिए, तो वो किस में चेंज हो गया, व्हाइट दांत में चेंज हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्लीचिंग। ठीक, अब ये दांत में कर सकते हो, कपड़े में कर सकते हो, स्किन में कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लीचिंग? ब्लीचिंग जो है वो चीजों के कलर को उड़ाता है। अब समझते हैं कि ये ब्लीचिंग पाउडर बनेगा कैसे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओगे। ठीक, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। जब आप स्लेक्ड लाइम का रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ करोगे तो एक कंपाउंड बनेगा जिसको अपन बोलेंगे CaOCl2। ठीक है, और ये है ब्लीचिंग पाउडर और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर देखेंगे तो पहला, पेपर की ब्लीचिंग करते हैं, पेपर को व्हाइट बनाने के लिए, कपड़ों को व्हाइट बनाने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए, उसमें से जर्म्स कीटाणुओं को मारने के लिए भी अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। साथ में वूल को श्रिंक प्रूफ बनाने के लिए भी अपन ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ब्लीच क्या होता है और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसका कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसका एक और कॉमन नेम भी है जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो NaHCO3, ये 3 नीचे में होगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले NaCl और पानी मतलब कॉमन सॉल्ट और वाटर ले लो, और इस कॉमन सॉल्ट और वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया पास करना है। जैसे ये चारों चीजों को मिलाएंगे और हीट करेंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, और साथ में बनेगा NaHCO3 जो कि है बेकिंग सोडा। अब ये जो बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर है, जब इसको आप बहुत ज्यादा हीट करोगे अप टू 540 केल्विन, तो ये चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा Na2CO3। अब ये Na2CO3 में क्यों आया हूं वो भी बताऊंगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके यूज को अगर अपन समझें तो सबसे पहला, ये ब्रेड और केक्स में यूज होता है ताकि ये ब्रेड और केक को स्पंजी और फ्लफी बना सके। होता क्या है कि जब अपन Na2CO3 या NaHCO3 को लेते हैं और जब वो उसको बहुत ज्यादा हीट करते हैं, तो जब अपन उसको हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और जब अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस एस्केप करने की कोशिश करती है तो वहां पे खाली पोर्सेस छोड़ देती है, जिसके कारण ब्रेड या केक फ्लफी हो जाता है। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर्स बनाने के लिए भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं समझा है तो मैंने एसिड्स वाले वीडियो में फायर एक्सटिंग्विशर को डिटेल में समझाया है, मैंने ऊपर लिंक डाल दी है, आप चाहें तो वहां पर जाकर के फायर एक्सटिंग्विशर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर अगर अपन देखें तो उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ऊपर से एक प्लंजर की मदद से जब अपन उस एसिड की बोतल को तोड़ते हैं तो एज अ प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जिसको हम फायर के ऊपर ब्लो करते हैं, जिसके कारण फायर बुझ जाती है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो बेकिंग पाउडर जो है वो बनाने में भी इसका यूज होता है। बेकिंग पाउडर होता क्या है, तो बेकिंग सोडा और साथ में टार्टारिक एसिड जैसे कई सारे फ्लेवरिंग सब्सटेंसेस को मिला करके हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ये एक इंग्रेडिएंट है एंटासिड का। ठीक है, क्योंकि ये अल्कलाइन होता है तो ये चीज़ों को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। जब आप एसिड को इसके साथ रिएक्ट कराओगे बेकिंग सोडा के साथ
तो ये क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक है, अगर अपन थोड़े पहले देखें तो मैंने आपको हनी बी वाले एग्जाम्पल में बताया, नेटल लीव्स वाले एग्जाम्पल में बताया, इन सब में हम बेकिंग सोडा का यूज कर। नेक्स्ट सॉल्ट की तरफ अगर अपन बढ़ें तो नेक्स्ट सॉल्ट जो है वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। अब सबसे पहले समझो ये .10H2O क्या होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन या फिर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि मॉलिक्यूल जैसे Na2CO3 के मॉलिक्यूल के साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच्ड रहेंगे हमेशा। ठीक है, इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं अपन। अब होता क्या है कि जो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इस प्रोसेस में हमें मिला था, यहाँ पर जो सोडियम कार्बोनेट मिला था, ठीक है, NaHCO3 को जब अपन ने बहुत ज्यादा हीट किया था तो Na2CO3 मिला था। इसी सोडियम कार्बोनेट से अब आगे का कंटिन्यूएशन करेंगे। ये जो सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, ये पाया कहाँ से था अपन ने, बेकिंग सोडा को हीट करके। इसको जब अपन वापस से रिक्रिस्टलाइज करेंगे, रिक्रिस्टलाइज कैसे करेंगे, इसमें वापस से पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे। जब इसको वापस के साथ पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना लेगा Na2CO3.10H2O और ये जो सब्सटेंस बना इसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा। ठीक, वॉशिंग सोडा के अगर अपन यूज को समझें तो सबसे पहला इसको एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं घरों में डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए। सेकंड, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हार्ड वाटर है उसके पीएच को कंट्रोल करने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। साथ में अगर अपन देखें तो इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और पेपर इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और इसके अलावा ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग में भी अपन वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक, अगर अपन लास्ट सॉल्ट की तरफ बढ़ें तो लास्ट सॉल्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको अपन कॉमनली पीओपी भी बोलते हैं। ठीक है, पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, पीओपी का फॉर्मूला होता है CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसे हो सकता है, तो होता क्या है, 2 कैल्शियम सल्फेट पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। इसलिए अगर आप 1 कैल्शियम सल्फेट लोगे तो अपन उसको केमिकली क्या बोलते हैं कि इस पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर अटैच्ड है। ठीक है, इसको जब अपन 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिला देते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं CaSO4.2H2O। ठीक है, CaSO4.2H2O, इसको हम बोलते हैं जिप्सम। अब ये जो जिप्सम होता है ये हार्ड सब्सटेंस होता है, लेकिन ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये होता है पाउडर्ड सब्सटेंस। ठीक, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जब इस जिप्सम को तोड़ देंगे और बहुत ज्यादा हीट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हीट करेंगे तोड़ के, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। ठीक, किस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा, तो 373 डिग्री सेंटीग्रेड 373 केल्विन तक इसको हीट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, ये जिप्सम जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में चेंज हो जाएगा और वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब पानी मिलाएंगे तो ये कड़ा होने के बाद क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका यूज क्या है। अगर अपन यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो सबसे पहला इसको टॉयज बनाने में, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं और स्टैच्यूज बनाने के लिए भी इसका अपन इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हड्डी वड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर लगाने के लिए जो यूज आता है उसके कास्ट बनाने के लिए भी अपन इसी का यूज करते हैं। ठीक, फिर सरफेसेस को स्मूथ बनाने के लिए, लाइक अगर आप देखोगे तो जो बिल्डिंग्स हैं उसमें जो फॉल सीलिंग्स वगैरह बनाई जाती हैं, जो पुट्टी की जाती है, ठीक है, ये सारी चीजों को, ठीक है, डिजाइनिंग डेकोरेशन के लिए, वॉल डिजाइनिंग के लिए, सीलिंग डिजाइनिंग के लिए या सरफेसेस को स्मूथ करने के लिए भी अपन प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये वो 6 कॉमन सॉल्ट्स थे जिनके बारे में हमें क्लास 10th में पढ़ना था। इन सब के ऊपर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इंडिकेटर्स और सॉल्ट्स को कंप्लीटली कवर किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी हमारी इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ सके। तो आज के लिए बस इतना ही।